हाय फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक को बताने से पूर्व स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपसे मेरा आग्रह है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे टच करना मत भूलिएगा। आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं जो भी वीडियो इस YouTube के माध्यम से अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा यह बताया गया टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही साथ जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट्स IIT, PET, PMT अर्थात नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के पूरे डेरिवेशन में आप कई फार्मूला देखेंगे जिन फार्मूला के तहत आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक के अंत में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उससे संबंधित सॉल्व करूंगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक में। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फार्मूला या सूत्र। स्टूडेंट, तरंग प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स का ये चौथा पार्ट है। मेरे द्वारा निर्मित ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। आपसे एक अनुरोध और करूँगा कि इस टॉपिक को आप पूरे अंत तक देखिएगा, मतलब मेरे सारे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ही आपको टॉपिक और उसके अंदर की समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं फ्रिंज की चौड़ाई में। दोस्तों, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली कक्षा में आपको बताया था कि दीप्त और अदीप्त दो प्रकार की फ्रिंज व्यतिकरण के फलस्वरूप बनते हैं और अदीप्त फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज दोनों की चौड़ाई जो होती है वो बराबर होती है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है और कैसे हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक डेरिवेशन आज सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उस पर ध्यान दीजिएगा। डेरिवेशन बताने से पहले दोस्तों मैं आपको डायग्राम के बारे में बता दूं कि इसमें एक लाइट सोर्स होता है S, जिससे कुछ डिस्टेंस पर S1 और S2 दो स्लिट रखते हैं। ये दोनों स्लिट एक दूसरे के संपाती होंगे जिनमें दो नैरो होल होते हैं और इस स्लिट S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पर एक पर्दा XY को हम रख देते हैं जिसके ऊपर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये जो लाइट सोर्स S है वो वहाँ से जो प्रकाश हम स्लिट S1 और S2 पर डालेंगे वह प्रकाश एक वर्णी होनी चाहिए, अर्थात मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, तभी आपको दीप्त और अदीप्त फ्रिंज ज्ञात होंगे। स्टूडेंट्स, ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्लिट S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d मान लिया जाता है और स्लिट S1 और S2 से पर्दे की जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल D मान लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर और डेरिवेशन पर। स्टूडेंट्स, यहाँ S एक लाइट सोर्स है, S1 और S2 दो स्लिट हैं और इनसे कुछ डिस्टेंस पर XY पर्दा है जिस पर्दे पर जेलेटिन की परत लगी हुई है। इस पर्दे पर ही फ्रिंज दीप्त और अदीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि स्लिट S1 और S2 से इसकी दूरी, पर्दे की दूरी कैपिटल D है। स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है दोस्तों, और स्टूडेंट्स, S1 और S2 के बीच मध्य में कोई बिंदु है, मान लेते हैं वो पॉइंट है O। तो S1 O
और H2O का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। S1 और H2 के बीच का डिस्टेंस D है, तो S1O का डिस्टेंस D/2 और H2O का भी डिस्टेंस D/2 हो जाएगा। ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और स्टूडेंट्स, मैं फिलहाल इसको मिटा रहा हूँ, बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे कि एक लाइट रेज S से इस O पर या स्लिट S1 और S2 पर आपतित करेंगे। वो लाइट सोर्स से लाइट की जो वेव होगी वो S1 से XY पर और S2 से भी XY पर्दे पर या पर्दे के किसी एक बिंदु पर आपतित होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक रेखा, परपेंडिकुलर रेखा या लाइन खींच दिया है O और O' जो पर्दा XY को O' पर, मध्य बिंदु O' पर काटता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट O' का डिस्टेंस S1 से और डिस्टेंस S2 से, स्लिट S1 से डिस्टेंस O1 का और स्लिट S2 से डिस्टेंस O1 का या O' का बराबर होगा। तब यहाँ स्लिट S1 और S2 जो हैं दो कला संबद्ध सोर्स या कोहेरेंट सोर्स की तरह कार्य करेंगे, जो लाइट सोर्स S के समांतर हैं। इसलिए लाइट सोर्स S से होकर जो तरंग वेव पास हो रही है वो स्लिट S1 और स्लिट S2 के द्वारा पर्दा XY के बिंदु P पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। फलस्वरूप इनके बीच जो पथांतर है वो पथांतर 0 होता है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट P का पॉइंट O' से डिस्टेंस x है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको O1 लेना होगा तो O1 भी ले सकते हैं, O' लेना होगा तो O' भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर O' का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि एक ही रेखा पर 3 पॉइंट आ रहे हैं, S, O और O'। ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। तब ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट S1 और S2 से एक परपेंडिकुलर लाइन पर्दा XY पर खींचेंगे। S1 से खींचा गया लाइन S1 Q और S2 से खींचा गया लाइन S2 R दे देंगे नाम। ये हमने लाइन खींच दिया। S1 Q एक लंब डाल दिया पर्दा XY पर और S2 R भी एक लंब डाल दिया पर्दा XY पर। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ऐसे लंब डालने के साथ ही दो समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज S1PQ और दूसरा समकोण त्रिभुज S2PR। स्टूडेंट, ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए P से O' के बीच का दूरी या डिस्टेंस x है और O' और Q जो है वो O और S1 या S1 और O के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, तथा H2O का जो डिस्टेंस है वही O' के भी डिस्टेंस के बराबर है। अगर S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है तो O से S1 या S1O के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d/2 और H2O का डिस्टेंस भी स्मॉल d/2 हो जाएगा। फलस्वरूप Q से O' के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू है जो पूरे डेरिवेशन में काम आएगा हमें। ठीक है, चलिए कुछ मान लेते हैं। हमने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि माना S1 और S2 इक्वल टू स्मॉल d है, तब S1O इक्वल टू d/2 व S2O इक्वल टू d/2 हो जाएगा। S1O d/2 डिस्टेंस और H2O का डिस्टेंस d/2 हो गया, तथा पर्दा S1 व S2 से पर्दे की दूरी कैपिटल D मान लिए। यहाँ से स्लिट S1 और स्लिट S2 से पर्दा XY का डिस्टेंस कैपिटल D हो गया। पुनः मान लिया कि पर्दे पर बिंदु O' से P की दूरी x है, यहाँ O' पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ P पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को x मान लिए। एवं S1 और S2 से पर्दे XY पर S1Q, देखिएगा स्टूडेंट, S1Q और S2R दो परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत लाइन खींच लिया है। हमने बताया है कि SO और O'
तीनों पॉइंट जो है वो एक ही रेखा पर है। तब अकॉर्डिंग टू फिगर चित्रानुसार चलते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग P और Q का वैल्यू हमको पता नहीं है। इसी प्रकार O डैश R की वैल्यू तो पता है, बट P से R की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले जिनका वैल्यू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता नहीं है, उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, P और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से पी क्यू इक्वल टू हमें ओ डैश पी जिसकी वैल्यू x है में से ओ डैश क्यू जिसकी वैल्यू d/2 है को घटा देंगे। घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि p और o डैश बड़ा है, लार्ज है, किसकी तुलना में? o डैश क्यू की तुलना में, o डैश क्यू की तुलना में, इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू से हमको पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जब हम पी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पी और ओ डैश या ओ डैश पी की वैल्यू हमें पता है और ओ डैश आर की वैल्यू है d/2। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा ओ डैश पी प्लस ओ डैश आर मीन्स x प्लस d/2। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम सिस्मेटिक लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमें सुविधा हो। ये हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख दिया स्टूडेंट्स कि पी क्यू इक्वल टू ओ डैश पी, यहाँ पे ओ डैश है, ध्यान रखिएगा, ये ओ डैश पी माइनस ओ डैश क्यू या ओ डैश पी माइनस ओ एस वन, ओ डैश क्यू और ओ एस वन दोनों बराबर है, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया ओ एस वन से, इक्वल टू एक्स माइनस d/2। ओ डैश पी का वैल्यू x और ओ एस वन का वैल्यू d/2। उसी प्रकार पी आर इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिए तो x प्लस d/2 आ गया। अब चलते हैं पहला वाला ट्रायंगल S1PQ में, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल S1PQ में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से PQ S1 में जो कर्ण होगा वो हो जाएगा S1P, आधार हो जाएगा S1Q और लंब हो जाएगा PQ। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा स्टूडेंट S1P का स्क्वायर बराबर S1Q का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिगर वैल्यू रख देंगे। S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1Q का स्क्वायर के प्लेस पे कैपिटल D का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू हम लोग निकाले हैं x माइनस d/2, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड त्रिभुज चलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड, वो है हमारे पास PS2R जिसमें कर्ण जो है वो S2P है, आधार S2R है और लंब PR है। तब वैल्यू रखेंगे समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग, हो जाएगा स्टूडेंट्स S2P स्क्वायर इक्वल टू S2R स्क्वायर के प्लेस पर कैपिटल D का स्क्वायर प्लस PR के प्लेस पर हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट। समीकरण 2 है हमारे पास d स्क्वायर प्लस x प्लस d का होल स्क्वायर, तो लिख लेंगे d का स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा स्टूडेंट और फिर समीकरण 1 लेंगे d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर, यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास दो फार्मूला होते हैं, आप जानते होंगे कि फार्मूला क्या है हमारे पास, कि हम जानते हैं चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला लगेगा और यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। उससे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। स्टूडेंट्स एक और फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तीसरा फार्मूला हमको इसलिए लिखना पड़ गया स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे देखिए h2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ देंगे। आइए ऊपर वाले लाइन को चलते हैं। h2p का स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स डी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और डी स्क्वायर यहाँ निगेटिव है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। अब जो बचेगा उसको उतार देते हैं स्टूडेंट हल करके, इसको तोड़ देते हैं, ये टूट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2। देखिएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पे x है, b की जगह पे d बाई 2 है, इसलिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे d स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे माइनस, इसके बाद फिर ब्रैकेट रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2, ये ब्रैकेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको स्पष्ट दिख रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे समझ जाएंगे, फिर भी मैं हल कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी का पावर 2/4 मतलब डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल एक्स डी बचेगा माइनस, ये माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस मार्क होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस मार्क होगा वो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर बाई 4 फिर माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे एक्स डी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कटेंगी, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस में है, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, काट देते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट, एक्स डी प्लस एक्स डी, यहाँ पे x इंटू डी प्लस एक्स इंटू डी। स्टूडेंट अगर आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हैं तो आपको इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऊपर फार्मूला लिखकर डायरेक्ट नीचे का आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट हम ऊपर चलते हैं, स्पेस हमारे पास कम है इसलिए हमें कुछ रफ करना पड़ेगा। स्टूडेंट s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर बराबर xd प्लस xd और xd को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2xd। ठीक है स्टूडेंट, हमें LHS में जो s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर दिख रहा है इसको हम तोड़ेंगे तो टूटेगा s2p माइनस s1p इंटू s2p प्लस s1p। स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पर इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि पथांतर फाइंड करते हैं, इसलिए लिखते हैं कि पथांतर s2p माइनस s1p इक्वल टू, ये जो टर्म दिख रहा है स्टूडेंट उसको RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2xd अपॉन हो जाएगा s2p प्लस s1p 2xd। यहाँ है स्टूडेंट s2p माइनस s1p। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा s2p और s1p दोनों के बीच का डिस्टेंस हम माने थे कैपिटल D और इनके बीच पथांतर 0 था, इसलिए इस डिफरेंस में वैल्यू नहीं रखते हैं,
डायरेक्ट हम रख देते हैं S2P माइनस S1P इक्वल टू 2XD अपॉन प्लेस में S2P के प्लेस में भी D और S1 प्लेस में भी D। तो ये हो जाता है 2XD अपॉन 2D। स्टूडेंट 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास S2P माइनस S1P इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D। ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर S2P माइनस S1P जो है स्टूडेंट, इसको पथांतर कहते हैं। क्या कहेंगे? पथांतर, पथ में अंतर। स्टूडेंट यहाँ से हम लोग दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये फार्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट करिएगा। हमने इसे स्पेशल डब्बे में बना दिया है ताकि ये आपको पता चल जाए कि यह इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आइए दीप्त फ्रिंज के लिए चलते हैं। स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, जब हम यंग का द्विलिष्ट प्रयोग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग समझा रहे थे, तो बताए थे कि अधिकतम तीव्रता के लिए व्यतिकरण करने वाली तरंगों के मध्य पथांतर जो होता है वो λ/2 का समगुणक होता है, और अदीप्त फ्रिंजों के लिए अधिकतम तीव्रता में जो पथांतर होगा वो λ/2 का विषम गुणक होगा या होता है। तो हम समगुणक और विषम गुणक के आधार पर समीकरण 2 को हल करेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स XD अपॉन कैपिटल D इक्वल टू 2n इंटू λ/2। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ जो n है, n के लिए आप रख सकते हैं 1 2 3, मीन 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक रख सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर का 2 और नोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो d दिख रहा है, ये d इधर आ जाएगा पक्षांतर होके नोमिनेटर में। तो हमारा टर्म जो बचेगा वो बचेगा, एक लाइन इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, फिर बताते हैं। XD अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा अपॉन n लैम्डा, ओनली n लैम्डा होता है, n लैम्डा। अब स्टूडेंट ये d ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हम स्मॉल x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा या x इक्वल टू n लैम्डा इंटू कैपिटल D और अपॉन में स्मॉल d आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4। ये भी दीप्त फ्रिंज के लिए इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। पिछली कक्षा के अनुसार अदीप्त फ्रिंज की जो परिभाषा थी उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूनतम तीव्रता के लिए व्यतिकरण करने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणक होता है, अर्थात XD पथांतर अपॉन कैपिटल D इक्वल टू 2n-1 इंटू λ/2, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे आप, तो प्रथम तरंग का फ्रिंज, द्वितीय तरंग का फ्रिंज, तृतीय तरंग का फ्रिंज प्राप्त होगा। अदीप्त फ्रिंज में 0 तरंग का फ्रिंज नहीं प्राप्त होता है दोस्तों, परंतु दीप्त फ्रिंज में 0 फ्रिंज प्राप्त होता है या 0 दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। चलिए आते हैं, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, x इक्वल टू d का ट्रांसफर कर देंगे तो 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू d हो जाएगा, और λ/2 था तो पूरे का अपॉन में 2 इंटू d होगा। ये फार्मूला अदीप्त फ्रिंज के लिए आएगा स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निकालेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जब निकालेंगे तो हमने आपको फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा बताया था कि दो दीप्त और किन्हीं दो दीप्त के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज होती है, उसी प्रकार दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में एक दीप्त फ्रिंज होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो दीप्त या अदीप्त दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाई है
वो बराबर होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। स्टूडेंट, फ्रिंज की चौड़ाई दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, मानते हैं कि माना nv और n+1वीं दीप्त फ्रिंजों को या दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी xn तथा xn+1 है, तब समीकरण 3 जो इक्वेशन 3 है हमारे पास फ्रेंड, उसकी सहायता से हो जाएगा xn इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरा टर्म लिख सकते हैं n+1 के लिए कि xn+1 इक्वल टू n+1 इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। स्टूडेंट, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बताएंगे, इसलिए xn+1 माइनस xn अर्थात n+1 इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। स्टूडेंट, इसको हल करेंगे ना तो n लैम्डा d देख रहे हैं, इसमें लैम्डा d का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n लैम्डा d हो जाएगा, फिर प्लस लैम्डा d हो जाएगा। अच्छा, हल कर दे रहा हूँ, d और d का एलसीएम सेम d उतर जाएगा, नॉमिनेटर को सेम टू सेम उतार देंगे तो n लैम्डा d प्लस लैम्डा d माइनस n लैम्डा d, दोनों का हर समान था इसलिए हर का एलसीएम सेम हो गया तो अंश उतर जाता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, n लैम्डा d प्लस n लैम्डा d माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा xn+1 माइनस xn इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य अदीप्त फ्रिंज होती है, उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं या β1 इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये एक फार्मूला हो गया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट, ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गया। अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सेम प्रोसेस को दोहराएंगे समीकरण 4 पर, तब स्टूडेंट हो जाएगा xn इक्वल टू हमारे पास था 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा d पूरे के अपॉन में स्मॉल d, व सेकेंड हो जाएगा xn+1 इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। पुनः इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स xn+1 माइनस xn इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा d अपॉन d माइनस 2n-1 इंटू लैम्डा d अपॉन d। स्टूडेंट, जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास लैम्डा d अपॉन d आता है xn+1 माइनस xn इक्वल टू, इतना को β2 मान लेते हैं, दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मान लेते हैं β2 है, तो β2 इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं और समीकरण 5 और 6 से बता देंगे, समीकरण या इक्वेशन 5 व 6 से β1 बराबर β2 इक्वल टू बीटा, जहाँ बीटा जो है वो फ्रिंज की चौड़ाई है, इसलिए बता देंगे कि बीटा इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये जो फार्मूला है फ्रेंड्स, ये फार्मूला ही फ्रिंज की चौड़ाई के लिए है। स्टूडेंट्स, बीटा इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो दीप्त और अदीप्त के लिए प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स,
इसका न्यूमेरिकल जो है हम अपने आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।